हाय। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 1 का प्रश्न श्रीराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे उनके जीवन परिचय को, व्यक्तित्व को, कृतित्व को और निष्कर्ष को। अब हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। श्रीराम शरण गुप्त हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त के लघु बंधु है। उनका जन्म सेठ रामचरण कनक के परिवार में 4 सितंबर 1895 में चीरगांव झांसी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए वे घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखने लगे। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर पर गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। सन 1929 में वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रभावित होकर कुछ समय वर्धा आश्रम में भी रहे। वे विनोबा भावे के विचारों से भी प्रभावित थे। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का असमय निधन हो जाने के कारण वे अत्यंत दुखी हुए थे। उनके भीतर की पीड़ा और विह्वलता ने उसके भीतर छिपे साहित्यकार को जागृत कर दिया था। 29 मार्च 1963 को इनका निधन हो चुका था। श्रीराम शरण गुप्त का व्यक्तित्व बुंदेलखंड की प्राकृतिक सुषमा ने निखारा था। साथ ही बुंदेलखंड की वीरता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। घर के वैष्णव संस्कार और गांधीवाद से गुप्त जी का व्यक्तित्व विकसित हुआ। वे स्वयं शिक्षित कवि थे। अपने बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त की काव्य कला और उनका युगबोध श्रीराम शरण ने यथावत अपनाया था। अतः उनके सभी काव्य द्विवेदी युगीन अभिधावादी कलारूप पर ही आधारित है। वे छायावाद से भी प्रभावित हुए थे, फिर भी द्विवेदी युगीन शैली को ही अपनाए रखा था। विचार की दृष्टि से भी गुप्त जी अपने ज्येष्ठ बंधु मैथिली शरण गुप्त के समान गांधीवाद की पर दुख कातरता, करुणा, राष्ट्र प्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तनवाद, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। उनका काव्य वस्तुतः गांधीवादी विचारों की काव्यात्मक प्रस्तुति है। श्रीराम शरण गुप्त का कृतित्व देखें तो श्रीराम शरण गुप्त ने गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में अपनी कलम चलाई है। फिर भी उनकी ख्याति द्विवेदी युग के कवि के रूप में दिखाई देती है। अब हम देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं, जिनमें देखते हैं खंड काव्य तो आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, सुनंदा और गोपिका। कविता संग्रह देखें तो अनुपमा तथा अमृतपुत्र। काव्य ग्रंथ देखें तो दैनिकी, नकुल, नोआखली में अनाथ, जय हिंद, पाथे, मृगमयी, आत्मोसर्ग। पद्यानुवाद देखें तो ईशोपनिषद, धम्मपद और भगवत गीता। अनुवाद देखें तो गीता संवाद। कहानी संग्रह देखें तो मानुषी। नाटक देखें तो पुण्य पर्व। गीति नाट्य देखें तो उन्मुक्त गीत। उपन्यास देखें तो अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद। निबंध संग्रह देखें तो झूठा सच। आख्यात्मक काव्य देखें तो मौर्य विजय, नकुल। गुप्त जी के कृतित्व का मूल आधार उनका काव्य है। उनकी ख्याति भी उनकी कविताओं के आधार पर हुई थी। गुप्त जी के मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोसर्ग,
मृगमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, आखली, गीता संवाद आदि काव्यों में मौर्य विजय और नकुल आख्यात्मक काव्य है। अन्य काव्य में भी किसी न किसी रूप में कथा तत्व दिखाई देता है। मानव प्रेम के कारण कवि का निजी दुख सामाजिक दुख के साथ एकाकार होता हुआ प्रकट हुआ है। विषाद में कवि ने अपने विदूर जीवन और आद्रा में अपनी पुत्री रमा की मृत्यु से उत्पन्न वेदना के वर्णन में जो भावोद्गार प्रकट किया है वे बच्चन की प्रिया वियोग और निराला की सरोस्मृति के समान अत्यंत मार्मिक है। इसी प्रकार अपने हृदय की सच्चाई के कारण गुप्त जी द्वारा वर्णित जनता की दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश, विश्व शांति जैसे विषयों पर उनकी रचनाएं किसी भी प्रगतिवादी कवि को पाठ पढ़ा सकने में समर्थ है। हिंदी साहित्य में शुद्ध सात्विक भावोद्गारों के लिए गुप्त जी की रचनाएं हमेशा याद रहेगी। उनमें जीवन के श्रृंगार और उग्र पक्षों का चित्रण नहीं हो सका है, किंतु जीवन के प्रति करुणा का भाव जिस सहज और प्रत्यक्ष विधि से गुप्त जी में व्यक्त हुआ है उससे उनका हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बन गया है। वे हिंदी की गांधीवादी विचार राष्ट्रीय धारा के प्रतिनिधि कवि है। उनकी साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया था। सन 1941 में नागरिक प्रचारिणी सभा वाराणसी ने सुधाकर पदक से भी उन्हें सम्मानित किया था। निष्कर्ष रूप से हम देखें तो उनका समूचा साहित्य संसार गांधीवादी विचारों और आदर्शों के प्रतिध्वनि है। उनका साहित्य शांत, स्थिर और सात्विक है। हिंदी के राष्ट्रीय कवियों में गुप्त जी का योगदान महत्वपूर्ण है।